So hi everyone, I am Sasinath Jha and welcome back to the channel Pro Classes। तो यार इस चैनल पे हमारी स्मार्ट शॉर्ट रिवीजन सीरीज ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है, जिसमें कि हम एक लेक्चर कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें हमने कौन सा चैप्टर किया था, हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। ये है उस सीरीज का सेकंड लेक्चर, जिसमें कि हम करने वाले हैं बायोलॉजी का एक और इंपॉर्टेंट चैप्टर, जो कि है हमारा कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो जैसा कि इस चैप्टर का नाम है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का मतलब होता है कि किस तरह से चीजें ना कंट्रोल हो रही है एंड किस तरह से कोऑर्डिनेट हो रही है। मान लो कि मैं जो भी वीडियो बना रहा हूँ, इसकी वॉइस आप तक पहुंची है ना, इसको सुन के आपने कुछ फील किया है ना, कुछ सोचा, देन उस हिसाब से रिस्पॉन्स किया। तो ये चीजें हो रही है ना, किस तरह से आप चीजों को कंट्रोल कर रहे हो, किस किस तरह से आपकी बॉडी खुद को कोऑर्डिनेट कर रही है चेंजिंग एनवायरनमेंट के हिसाब से, ये सारा कैसे होता है प्लांट्स के केस में, एनिमल्स के केस में, ये सब हमें इस चैप्टर में देखने को मिलने वाला है। सिलेबस कुछ इस तरह का है कि कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में किसमें देखना है, एनिमल्स के केस में दो तरह से कंट्रोल कोऑर्डिनेशन होता है, एक होता है हमारा नर्वस सिस्टम की मदद से, एक होता है हमारा एंडोक्राइन सिस्टम की मदद से। ठीक है। देन अगर हम बात करें प्लांट्स के केस में, तो प्लांट्स के केस में भी आपका हार्मोन सिस्टम रहता है सिंपल। उस सारी चीजों को समझते हैं। ये है हमारा एनसीईआरटी का सिलेबस एंड ये है हमारा बोर्ड का सिलेबस, सेम है, बस थोड़ा सा अलग फॉर्मेट में लिख रखा है। तो यार स्टार्ट करते हैं। देखो स्टार्ट करते हैं इसी स्लाइड्स के साथ कि हमारी इस तरह की आपने फीलिंग्स देखी होंगी ना कि डिफरेंट डिफरेंट चीजों के ऊपर हमारे एक्सप्रेशन अलग हो जाते हैं, है ना, हम अलग तरह से रिएक्ट करने लगते हैं। ये सारा चीज क्यों होता है? एंड प्लांट में भी होता है कि प्लांट को हमने टच किया, वो बंद हो गया, प्लांट की रूट्स पानी की तरफ टुवर्ड ग्रो करती है, इस तरह से लाइट की टुवर्ड बेंड हो जाता है सूट। ये सारी चीजें किस लिए कैसे कैसे होती है, वो सारा हमें समझना है इस चैप्टर में। मिला जुला के स्टार्ट करते हैं एनिमल्स के केस में। तो एनिमल्स के केस में दो सिस्टम है, एक है हमारे पास नर्वस सिस्टम, एक है हमारे पास एंडोक्राइन सिस्टम। ठीक है। नर्वस सिस्टम में क्या होता है, देखो नर्वस सिस्टम को समझते हैं, उससे पहले नर्वस सिस्टम को एक बार समझ लेते हैं। देखो तो जिस तरह से हमारी बॉडी में ना यार वो नसें फैली हुई ना, जिसमें ब्लड फ्लो होता है, जिस तरह से नसें फैली हुई है, उसी सेम तरह से हमारी पूरी बॉडी में एक नर्वस सिस्टम फैला हुआ है, मतलब न्यूरॉन्स का एक पूरा जाल फैला हुआ है, वेब। उसको अगर हम थोड़ा जूम इन करके देखें तो इस तरह का हमारा दिख रहा है आपका नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम में देखो बहुत सारे आपको एक स्ट्रक्चर दिख रहा है, जिसको कि हम बोलते हैं न्यूरॉन्स। तो पूरा नर्वस सिस्टम एक स्ट्रक्चर से मिलकर बना हुआ है, जिसको अगर हम देखें तो उसको हम बोलते हैं न्यूरॉन्स। न्यूरॉन्स की अगर स्ट्रक्चर को देखोगे तो सबसे ऊपर का जो स्ट्रक्चर रहता है उसे हम बोलते हैं डेंड्राइट्स। डेंड्राइट्स के बाद बीच में रहता है सेल बॉडी, जिसके अंदर न्यूक्लियस रहता है। देन उस सेल बॉडी से जो आपका एक टेल टाइप का निकलता है नीचे, उसको हम बोलते हैं एक्सॉन। एंड एक्सॉन के लास्ट में जो आपका रहता है उसको हम बोलते हैं एक्सॉन टर्मिनल, यानी कि एक्सॉन की एंडिंग। ठीक है। अब देखो इन्फॉर्मेशन कैसे ट्रेवल करता है, ट्रेवल। जैसे मान लो कि आपके बाहर में कोई चेंज आया कि मान लो कि एग्जांपल यहाँ पे होगा यार। एग्जाम्पल देखो कि एक लड़की थी, उसके आसपास का टेम्परेचर बढ़ा, जैसे ही टेम्परेचर बढ़ा, इस चीज को फील कौन करेगा? बॉडी फील करेगी, बॉडी में स्किन फील करेगी। तो स्किन पे हमारे बहुत सारे रिसेप्टर्स लगे हुए हैं। रिसेप्टर क्या करता है, इस चीज को फील करेगा, फील करके इस इन्फॉर्मेशन को पहुंचाएगा कहाँ पे? ब्रेन पे। एंड ये जो इन्फॉर्मेशन ट्रेवल होगा, ये ट्रेवल होगा किसके किसके थ्रू? ये ट्रेवल होगा हमारे न्यूरॉन्स के थ्रू। तो सबसे पहले रिसेप्टर से हमारा इन्फॉर्मेशन कहाँ पे आएगा? डेंड्राइट्स पे आएगा। डेंड्राइट्स से होते हुए सेल बॉडी में आएगा, सेल बॉडी से होते हुए एक्सॉन से होते हुए हमारे नर्व एंडिंग में आएगा। एंड नर्व एंडिंग में एक और आपका न्यूरॉन्स आएगा, उसकी डेंड्राइट्स आएंगे और डेंड्राइट्स इससे कनेक्ट हो जाएंगे, इसके आपके एंडिंग से। फिर उसके बाद वो ट्रेवल आगे करेगा, फिर इसका नर्व एंडिंग होगा, वो अगले डेंड्राइट्स के साथ जुड़ जाएगा। इस तरह से सिस्टम आगे बढ़ता जाएगा। एंड होगा क्या कि फिर रिसेप्टर से वो इन्फॉर्मेशन कहाँ पहुंचेगा? आपके ब्रेन तक। देन ब्रेन से होता हुआ आपके मसल्स तक, एंड मसल्स आपके रिस्पॉन्स करेंगे कि वो पंखे के सामने जाके बैठ जाएगी लड़की। ठीक है। अब इसमें अगर ध्यान से देखोगे तो यार तीन तरह के न्यूरॉन्स काम में आते हैं। सबसे पहले रिसेप्टर से जो इन्फॉर्मेशन को रिसीव कर रहा है ना, उस न्यूरॉन को हम बोलते हैं सेंसरी न्यूरॉन। ठीक है। उसके बाद वो न्यूरॉन जो कि रिसीव कर लिया, सेंसरी न्यूरॉन हो गया। फिर सेंसरी न्यूरॉन से जो मैसेज ले जा रहा है ब्रेन तक, उस बीच का जो न्यूरॉन है उसे बोलते हैं रिले न्यूरॉन। फिर उसके बाद जो ब्रेन से इन्फॉर्मेशन को ब्रेन ने अपने आप को काम, मतलब ब्रेन ने बताया कि हाँ यार अब गर्मी लग रही है तो पंखे के सामने जा, इस इन्फॉर्मेशन को जो लाया ना ब्रेन से, वो कौन सा न्यूरॉन लाया? मोटर न्यूरॉन आया, सेल को बता दिया। तो तीन तरह के न्यूरॉन्स आपको याद रखने हैं। बाकी जब इन्फॉर्मेशन ट्रेवल होता है ना, एंड से लेके देखो नर्व एंडिंग है, एंडिंग से डेंड्राइट्स है, दोनों के बीच में एक गैप होता है जिसको हम बोलते हैं साइनेप्स। साइनेप्स पे क्या होता है? आपका केमिकल रिएक्शन और इलेक्ट्रिकल इंपल्स आपस में एक्सचेंज होते हैं, ये सारा काम होता है। ठीक है। देन अगर हम बात करें, ये हो गया नर्वस सिस्टम में। रिसेप्टर्स की बात करें तो बचपन से हमने पढ़ रखा है ना, 5 सेंसरी ऑर्गन्स होते हैं, उसी को रिसेप्टर में नाम दे दिया 10th में। कान है, कान के रिसेप्टर्स को हम बोलते हैं फोनो रिसेप्टर्स। आंख के रिसेप्टर को बोलते हैं फोटो रिसेप्टर। नाक के रिसेप्टर को बोलते हैं हम क्या, इसको बोलते हैं ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स। देन होगा हमारा स्किन को बोलते हैं थर्मो रिसेप्टर्स। टंग को बोलते हैं गस्टेटरी रिसेप्टर्स। आपको रिसेप्टर के नाम याद रख लेने हैं। अब देखो ये तो नॉर्मल एक्शन हुआ कि आपका गर्मी लगी, जाके पंखे के सामने बैठ गए, नॉर्मल एक्शन है। लेकिन कुछ ऐसे एक्शन होते हैं जिसमें हमें इमीडिएट एक्शन लेना होता है। ठीक है। उसमें हमें ब्रेन को मैसेज नहीं भेजना होता है कि ब्रेन जा, मैसेज जा और तू सोच क्या करना है, ये नहीं करना होता है। तो उस तरह के जो एक्शन होते हैं ना, इसमें हमें इमीडिएट एक्शन चाहिए, एकदम इमीडिएट। जैसे गरम पानी में हाथ अगर चला गया तो अचानक से हाथ बाहर निकालते हैं, सोचना नहीं होता उस टाइम पे। तो वो जो उस टाइप का एक्शन होता है उसे हम बोलते हैं रिफ्लेक्स एक्शन। रिफ्लेक्स एक्शन के केस में ये जो मैसेज का ट्रांसफर होता है ना, ये थोड़ा सा अलग होता है। ठीक है। रिफ्लेक्स एक्शन के केस में देखो क्या होता है। रिफ्लेक्स एक्शन के केस में जो आपका न्यूरॉन्स है ना, न्यूरॉन्स जो इन्फॉर्मेशन को रिसीव करेगा, वो ब्रेन से ना जाते हुए वो क्या करेगा, स्पाइनल कॉर्ड से होते हुए सीधा मैसेज हमारे मसल्स तक पहुंचा देगा। मतलब ब्रेन में नहीं जाता वो इन्फॉर्मेशन, ब्रेन सोचने में टाइम लगाता है, इसलिए
स्पाइनल कॉर्ड से होते हुए सीधा आ जाता है, ठीक है। इस केस में पानी पीना है इंसान को, तो पानी तो सीधा पानी सोच के पिएगा कि पीना है कि नहीं पीना है। लेकिन अगर आंखों के सामने बहुत ज्यादा लाइट आ जाए अचानक से, तो जो आपका पीपल है उसका साइज छोटा होना है बड़ा होना है, वो ऐसा सोचने पे नहीं होगा, वो सीधा आपका इन्फॉर्मेशन जल्दी जल्दी ट्रैवल कर लेगा, ठीक है। तो ये आपका होता है रिफ्लेक्स एक्शन। रिफ्लेक्स एक्शन के केस में थोड़ा सा ये पाथवे अलग होता है, इसलिए इस पाथवे को हम बोलते हैं रिफ्लेक्स आर्क, ये दिक्कत, ठीक है। और देखो इस तरह से आपका दो न्यूरॉन आपस में जुड़े हुए होते हैं। देखो एक न्यूरॉन के डेंड्राइट्स है, ये आपके न्यूरॉन के इंडिक है, और जो नेक्स्ट न्यूरॉन के डेंड्राइट्स है वो आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड है। नर्व एंडिंग और डेंड्राइट्स आपस में कनेक्ट हो जाते हैं और इन्फॉर्मेशन आगे पहुंचा देते हैं, ठीक है। तो ये जो हमने पढ़ा कि दो तरह के एक्शन है, कौन से, रिफ्लेक्स एक्शन, एक नॉर्मल एक्शन। इसको हमने दो कैटेगरी में डिवाइड कर दिया है, इनवॉलंटरी, वॉलंटरी। वॉलंटरी एक्शन ऐसे एक्शन होते हैं जो कि हमारे पूरे कंट्रोल में होते हैं, ठीक है, जैसे कि मैं पढ़ा रहा हूँ पूरा मेरे कंट्रोल में है। नॉर्मल वॉलंटरी एक्शन है। इनवॉलंटरी एक्शन की बार बार जो मेरे बीच में आंखें चपक जा रही है ना, ठीक है, हार्ट बीट मेरा कर रहा है, ये सारा मेरे कंट्रोल से परे है, एंड ये होता है हमारा इनवॉलंटरी एक्शन, ठीक है। अगर हम बात करें इन सारी चीजों की, तो ये सारी चीजें हमारी बॉडी में करवाता कौन है, मेन ब्रेन, ठीक है। जैसे हमने पढ़ा था ना नर्वस सिस्टम, नर्वस सिस्टम में अगर आप ध्यान से देखोगे तो मेन होता है ब्रेन, ब्रेन के बाद हमारे पीछे स्पाइनल कॉर्ड, तो ये हमारे बॉडी के सेंटर में होती है, इसलिए हम बोलते हैं इसे सेंट्रल नर्वस सिस्टम। एंड जो पूरी बॉडी में जो नर्व फैले हुए हैं साइड साइड में, उसको हम, वो हमारे साइड के पेरिफेरी साइड है, उसको हम बोलते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम ही इंपॉर्टेंट है ज्यादा, क्योंकि सेंट्रल यहीं पे आपका ब्रेन प्रोसेस करता है, ठीक है, सीपीयू है ये एक तरह से कंप्यूटर का। तो यहाँ पे अगर ब्रेन की बात करोगे तो ब्रेन के भी तीन पार्ट्स है, फोर ब्रेन, हिंड ब्रेन एंड मिड ब्रेन। फोर ब्रेन का मेन काम है थिंकिंग का, जो भी थिंकिंग करते हैं हम अभी इस लेक्चर को सुन के सोचोगे दिन याद करोगे, सब थिंकिंग फोर ब्रेन का काम है, ठीक है। देन हिंड ब्रेन है, हिंड ब्रेन में बहुत सारे इनवॉलंटरी एक्शंस परफॉर्म होते हैं, है ना। मिड ब्रेन भी बहुत सारे इनवॉलंटरी वॉलंटरी एक्शन मिक्स होकर परफॉर्म करते हैं बहुत सारे, ठीक है। एंड इस ये आपका बहुत ही यार सॉफ्ट सॉफ्ट होता है ये आपका ब्रेन, ठीक है। इसको बचाने के लिए हमारी बॉडी में क्या बना हुआ है, इस तरह का स्कल है ना, जो बहुत टाइट सा होता है। स्कल को हम क्रेनियम भी बोलते हैं, क्रेनियम प्रोटेक्ट करता है ब्रेन को, एंड ये वर्टिब्रल कॉलम प्रोटेक्ट करता है स्पाइनल कॉर्ड को, ठीक है। इसके बाद देखो अगर हम यार बहुत सारे काम होते हैं, ठीक है, मिड ब्रेन के, हिंड ब्रेन के, और ये बहुत सारे काम होते हैं इनके। इन काम को अगर हम ध्यान से देखें, और ये भी आपको याद रखना है कि देखो फोर ब्रेन के भी पार्ट्स होते हैं, सेरिब्रम होता है, हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी ग्लैंड। हिंड ब्रेन के होते हैं सेरिबेलम, मेडुला ऑब्लांगाटा एंड पोन्स। मिड ब्रेन के कोई पार्ट नहीं है, होते हैं पार्ट्स लेकिन 10th में नहीं है। इन सब का काम देखो, कुछ कुछ काम आप देख लेना यार, कुछ कुछ काम इंपॉर्टेंट है, और ये काम एक बार पढ़ लेंगे आप, ठीक है। बाकी जो मैं पीवाईक्यू सीरीज कराऊंगा ना, जो आपका मोस्ट क्या बोलते हैं हाई प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन सीरीज कराऊंगा, उसमें मैं वो सारे क्वेश्चन करा दूंगा जिस जो इस चैप्टर से आएगा, ठीक है, कि कौन से पार्ट कौन सा काम करता है, कोई दिक्कत, ठीक है। बाकी देखो अगर हम बात करें सेंट्रल नर्वस सिस्टम की, तो उसकी एक लिमिटेशन हमें दिख रही है, क्या दिख रही है लिमिटेशन, कि जिस तरह से अगर ब्लड की बात करोगे ना, तो ब्लड जो है ना यार, वो हमारी बॉडी की हर एक सेल तक पहुंचा हुआ है, ठीक है। अगर हम बात करें न्यूरॉन्स की, तो ये न्यूरॉन्स जो है ना हर एक सेल तक नहीं पहुंचा है, इसकी लिमिटेड रीच है ना, हर एक सेल तक नहीं पहुंचा है। और उसके बाद ये प्रोसेस होने में थोड़ा टाइम लगता है ना, प्रोसेस को रीसेट करने में टाइम लेता है, कि पूरा इन्फॉर्मेशन गया फिर ब्रेन से आया वापस, अब ये जो बीच में पूरा इन्फॉर्मेशन इसको रीसेट होने में, फिर से रीस्टार्ट होने में थोड़ा टाइम लगता है, इसलिए ये लिमिटेशन है। इसलिए हमें गॉड ने एक और सिस्टम दे रखा है सारी चीजें कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट करने के लिए, जिसको हम बोलते हैं एंडोक्राइन सिस्टम। एंडोक्राइन सिस्टम में क्या होता है कि कुछ लिक्विड रिलीज होता है सीधा ब्लड में, ठीक है, उस लिक्विड को हम बोलते हैं हार्मोन, और हार्मोन क्या करेगा, मल्टीपल चीजों को हमारी बॉडी में कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट करता है। तो देखो ये हमारा सीक्रेटिंग सेल है जो कि कुछ सीक्रेट करेगा, वो सीक्रेशन सीधा कहां मिला देगा, ब्लड में मिला देगा सीधा, और ब्लड से फिर वो सीक्रेशन पूरे ब्लड में मिल जाएगा, और जिस सेल को सीक्रेशन की जरूरत है वो सीक्रेशन को क्या करेगा, अपने पास खींच लेगा, कोई दिक्कत, ठीक है। इसके बाद देखो ये जो सीक्रेटिंग सेल है जो कि सीक्रेट कर रहा है कुछ, है ना, उसको बोलते हैं हम एंडोक्राइन ग्लैंड। एंडोक्राइन ग्लैंड मतलब क्या, कि ऐसा ग्लैंड जो कि अपने सीक्रेशन को सीधा कहां मिलाए, डायरेक्ट ब्लड में मिला दे, ठीक है। और वो जो सीक्रेशन निकाल रहा है, उस सीक्रेशन को हमने नाम दे दिया है किसका, हार्मोन्स का, ठीक है। अब इतने सारे हमारे अंदर हमारे बॉडी में यार बहुत सारे एंडोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं, जिसमें से कि हमें ये कुछ ग्लैंड्स के बारे में पढ़ना है, पिट्यूटरी, थायराइड, एड्रिनल, पेनक्रियाज, मेल के केस में टेस्टिस, फीमेल के केस में ओवरी, ठीक है। अब जो जितने भी ग्लैंड हमने बताया ना, 6-7 जो भी ग्लैंड है, इन ग्लैंड का यार बहुत मेजर काम होता है इन सब चीजों को कंट्रोल कोऑर्डिनेट करने में। आपने देखा होगा कुछ लोगों की हाइट कम रह जाती है ना, कुछ जब हमारे पीछे स्ट्रीट डॉग पड़ता है तो हमारे अंदर बहुत फुर्ती आती है, बहुत तेज से दौड़ने लगते हैं, और इस तरह से आपने गोइटर देखा होगा ना कि गर्दन फूल जाता है। एंड फीमेल के केस में जितने भी चेंजेस आते हैं टीनेज के टाइम पे, एंड मेल्स के केस में जितने भी चेंजेस आते हैं टीनेज के टाइम पे, ये सारा जो कंट्रोल है वो हार्मोन्स करता है। एक एक करके एक एक हर एक हार्मोन्स को जानते हैं। सबसे पहले टेस्टिस और ओवरी देख लेते हैं। टेस्टिस पहले पढ़ चुके हैं, टेस्टिस हमारा एक एंडोक्राइन ग्लैंड है। क्या करता है, वो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन निकालता है, जिस वजह से लड़कों के अंदर सारे चेंजेस होते हैं। आपका देन है हमारा ओवरी, ओवरी फीमेल्स के केस में होता है, वो क्या निकालता है, एस्ट्रोजन हार्मोन, जिसकी वजह से फीमेल के अंदर सारे चेंजेस होते हैं, ठीक है। कुछ कुछ लोगों में ये चेंजेस लेट होते हैं, तो उनको क्लास में लोग अलग अलग नाम से चिढ़ाने लगते हैं, ठीक है, बट ऐसे चिढ़ाना नहीं चाहिए यार। उसके बाद यार एक और चीज देख लो, इसको इसको टेस्टिस ओवरी का ड्यूअल रोल है। ड्यूअल रोल मतलब ये एक हार्मोन्स भी निकालेगा, साथ में ये आपका गैमेट्स भी निकालेगा, है ना। ये कौन सा गैमेट निकालता है, स्पर्म, और ये कौन सा गैमेट निकालता है, ओवरी, ओवम सेल या फिर एग सेल, ठीक है। इसके बाद देखो एड्रिनल ग्लैंड है। एड्रिनल ग्लैंड होता है हमारे किडनी के ऊपर। एड्रिनल ग्लैंड जो होता है ना, कौन सा हार्मोन निकालता है, एड्रीनलिन हार्मोन निकालता है, जो कि काम आता है फाइट और फ्लाइट सिचुएशन में। मतलब कि मान लो कि हमारे आसपास बहुत ही अजीब सा सिचुएशन आ गया कि यहाँ तो या तो भागना है या लड़ना है, तो उन दोनों केस में हमारे पास एक हार्मोन निकलता है हमारी बॉडी में, जिसको हम बोलते हैं एड्रिनलिन, ठीक है।
ठीक है, ठीक है, ठीक है। जैसे मान लो कि आप एकदम ऐसे क्लास में हुए ना मरे-मरे से एंड कोई आपसे फालतू बोलता है, ठीक है? तो होता है ना कभी-कभी कि आप एकदम लड़ जाते हो उससे। क्यों लड़ जाते हो? क्योंकि आपकी बॉडी में ये हार्मोन निकल रहा है और कभी-कभी आप इतना डर जाते हो कि एकदम भागना स्टार्ट करते हो एकदम अचानक से। उस टाइम भी आपके अंदर ये हार्मोन निकलता है, ठीक है? ये करता क्या है कि बॉडी का जो मेटाबॉलिज्म होता है उसे थोड़ा-सा फास्ट कर देता है, समझ रहे हो? हार्ट बीट को बढ़ा देता है, ग्लूकोज लेवल को जल्दी-जल्दी निकालना स्टार्ट कर देता है ब्लड में। ये सारी चीजें होती है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा पेनक्रियास। पेनक्रियास कौन सा हार्मोन निकालता है? पेनक्रियास निकालता है इंसुलिन, ठीक है? इंसुलिन का काम होता है हमारे ब्लड में ग्लूकोज को मेंटेन करना, ठीक है? जैसे नॉर्मल ब्लड अलग होता है और ऐसे लोग जिसमें डायबिटीज पेशेंट रहते हैं उनके केस में ब्लड में ग्लूकोज अलग रहता है। जैसे यहाँ पे देख सकते हो ये नॉर्मल ब्लड है, इसमें ग्लूकोज का लेवल नॉर्मल है एंड ये है ऐसा डायबिटिक पेशेंट वाला ब्लड, उसके अंदर देखोगे तो आपका ग्लूकोज का लेवल बहुत ज्यादा है, ठीक है? तो ग्लूकोज लेवल जो बढ़ता है इस चीज को कंट्रोल करने के लिए हमारी बॉडी में एक हार्मोन निकलता है जो कि है इंसुलिन। जिसकी बॉडी में इंसुलिन प्रॉपर निकल रहा है उसका ब्लड का ग्लूकोज लेवल नॉर्मल रहता है। जिसकी बॉडी में इंसुलिन इंसुलिन सही से नहीं निकलता है उसकी बॉडी का क्या बोलते हैं, उसकी ब्लड का जो ग्लूकोज लेवल होता है वो बढ़ जाता है, जिस वजह से उन्हें मीठा खाने को मना किया जाता है और हाई कैलोरी मतलब जो जिससे ग्लूकोज ज्यादा ब्लड में मिक्स हो उस तरह की चीजें खाने से मना किया जाता है। और इस तरह की है ना इस तरह की शुगर फ्री चीजें हम खाते हैं, कोई दिक्कत। पेनक्रियास का मतलब समझ गया? पेनक्रियास का भी मिक्स ग्लैंड लिख रखा है। पेनक्रियास आपका एक तो पेनक्रियाटिक जूस निकालता है ना, पेनक्रियास मिक्स ग्लैंड है मतलब कि पेनक्रियाटिक जूस निकालेगा और साथ में ये इंसुलिन हार्मोन निकालेगा। तो मिक्स ग्लैंड क्यों है? क्योंकि ये क्वेश्चन आया था मुझे लग रहा है। क्योंकि देखो ये आपका एंडोक्राइन ग्लैंड भी है, क्या है ये? एंडोक्राइन ग्लैंड भी है, साथ में ये एक्सोक्राइन ग्लैंड भी है। एंडोक्राइन ग्लैंड मतलब कि वो ग्लैंड जो कि अपने सीक्रेशन को सीधा ब्लड में डालेंगे, तो ये इंसुलिन जब निकालता है तो इस ग्लैंड में काम करता है और जब ये पेनक्रियाटिक जूस निकालता है तो वो एक पाइप के थ्रू आता है देन ब्लड में मिलता है, तो वो होता है हमारा एक्सोक्राइन ग्लैंड। तो ये मिक्स ग्लैंड है, दोनों ग्लैंड का काम करता है, कोई दिक्कत? ठीक है। थायराइड पे बात करते हैं। थायराइड ग्लैंड हमारे होते हैं एकदम वोकल कॉर्ड के पास। थायराइड ग्लैंड आपने देखा होगा, थायराइड ग्लैंड ही जब बढ़ जाता है ना, बड़ा हो जाता है तो गोइटर बीमारी हो जाती है, मैंने गोइटर इस तरह का दिखता है। तो थायराइड ग्लैंड का देखो, थायराइड ग्लैंड जो हमारा हार्मोन निकालता है उसे बोलते हैं थायरोक्सिन। थायरोक्सिन हार्मोन का काम होता है पूरी बॉडी का मेटाबॉलिज्म मेंटेन करना, ठीक है? एग्जांपल में कितना ग्लूकोज जलना है, कितना ग्लूकोज एटीपी में कन्वर्ट होना है, कितना एनर्जी निकालना है, कितनी एनर्जी को एब्जॉर्ब करना है, कितना स्टोर करके रखना है, पूरा मेटाबॉलिज्म थायराइड ग्लैंड का काम होता है। एग्जांपल यहाँ पे देखो लिख रखा है कि ब्लड को, हार्ट को, माइटोकॉन्ड्रिया में, ये सारा काम आपका थायराइड का है। अब होता क्या है ना कि थायराइड ग्लैंड जो थायरोक्सिन हार्मोन निकालता है वो थायरोक्सिन हार्मोन निकालता पता है किसकी मदद से? आयोडीन की मदद से। मतलब आयोडीन चाहिए होता है थायरोक्सिन हार्मोन निकालने के लिए। तो जो लोग आयोडीन नहीं खाते हैं, मतलब ऐसे लोग लोकल कंपनी का नमक खा लेते हैं जिसमें कि आयोडीन नहीं मिला होता है, तो होता क्या है कि उनका जो थायरोक्सिन होता है ना, थायराइड ग्लैंड जो होता है वो थायरोक्सिन निकाल नहीं पाता क्योंकि आयोडीन चाहिए उसके लिए। तो उनका जो थायराइड ग्लैंड होता है वो इतना ज्यादा काम करता है, इतना ज्यादा काम करता है, इतना ज्यादा काम करता है कि उनका साइज काम करते करते साइज बढ़ जाता है उसका, ठीक है? और उसको प्रॉब्लम हो जाती है गोइटर की। तो अगर आप टाइम से इंसुलिन सॉरी प्रॉपर अमाउंट में अगर आप ऐसा नमक कंज्यूम करोगे जिसमें आयोडीन है तो आपको गोइटर की बीमारी नहीं होगी। एंड अगर आपने लोकल कंपनी के नमक खाओगे तो गोइटर की प्रॉब्लम हो सकती है, इस बात का ध्यान रखना है। एंड जिसकी बॉडी में मेटाबॉलिज्म खराब हो जाता है उसकी बॉडी कुछ इस तरह की हो जाती है, ठीक है? फूला फूला सा बॉडी हो जाता है। तो हम उसे बोलते हैं जिम जा जिम जा जिम जा, लेकिन यार उसका ये थायराइड ग्लैंड ही काम नहीं कर रहा है ना, जिम जाने से नहीं होगा उसको। उसके बाद है पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड होता है मास्टर ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड ही पूरे जितने भी ग्लैंड्स हैं हमारे पास, जितने भी एंडोक्राइन ग्लैंड है, सबको ये क्या करता है? कंट्रोल करता है कि कौन सा ग्लैंड कितना सीक्रेशन निकालेगा, सब पिट्यूटरी ग्लैंड कंट्रोल करता है। ये बहुत सारे हार्मोन्स निकालता है जिसमें से इस चैप्टर में पढ़ना है ग्रोथ हार्मोन के बारे में, ठीक है? ग्रोथ हार्मोन मतलब कि ऐसा हार्मोन निकालेगा जो कि हमारे ग्रोथ को मेंटेन करेगा। किसकी ग्रोथ ज्यादा होनी है, किसकी ग्रोथ कम होनी है, इस हार्मोन पर डिपेंड करता है, कोई दिक्कत? एंड साथ में बहुत सारे हार्मोन्स निकालता है जो कि अलग अलग पार्ट्स को कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट करता है। वो उतना इंपॉर्टेंट है नहीं हमारे पास हमारा। देन है, अब देखो फीडबैक मैकेनिज्म देखो, ये जो जितने भी हार्मोन्स निकल रहे हैं, जितने भी हार्मोन्स निकलना है, बंद होना है, ये पूरा एक फीडबैक पे काम करता है। फीडबैक इस चीज को समझो, हमारा पेनक्रियास है, पेनक्रियास क्या निकालेगा? इंसुलिन। इंसुलिन कब निकालेगा? जब हमारे ब्लड में ग्लूकोज लेवल बढ़ जाएगा। तो जैसे ही हमारे ब्लड में ग्लूकोज लेवल बढ़ता है तो हमारा जो पिट्यूटरी ग्लैंड है ना वो मैसेज भेजता है पेनक्रियास को कि भाई अब ब्लड में ग्लूकोज लेवल बढ़ चुका है, तो इंसुलिन निकाल, जिससे कि ब्लड का ग्लूकोज लेवल फिर से मेंटेन हो जाए। तो वो इंसुलिन निकालना स्टार्ट करता है और जैसे इंसुलिन निकलता है तो इंसुलिन क्या करता है? ग्लूकोज को एब्जॉर्ब करना स्टार्ट कर देता है। जैसे ही ब्लड में ग्लूकोज लेवल मेंटेन हो जाता है उसके बाद फिर से मैसेज भेजता है, फिर से ये फीडबैक देता है पिट्यूटरी पेनक्रियास को कि भाई अब इंसुलिन मत निकाल, हो गया काम तेरा। तो ये पूरा फीडबैक पे काम कर रहा है, समझ रहे हो? एक ने फीडबैक दिया कि हाँ काम स्टार्ट कर, देन फीडबैक उसे मिला कि हाँ काम हो गया, तो उसने फिर से बोला कि अब काम बंद कर दे। तो ये चीज है फीडबैक मैकेनिज्म। तो ये था हमारा किसी केस में, एनिमल्स के केस में, कि दो चीजें हैं, नर्वस सिस्टम है और आपका एंडोक्राइन सिस्टम है। अगर हम बात करें प्लांट्स की तो प्लांट्स में नर्वस सिस्टम नाम की कुछ नहीं होती है, सिर्फ हार्मोन्स काम करते हैं। तो प्लांट में जितनी भी चीजें होती है ना, फ्लावरिंग हो गया, मैच्योरिटी आना हो गया, फल का राइपन हो गया, ये सारी चीजें मल्टीपल हार्मोन्स मिलकर काम करते हैं। एक एक करके हार्मोन्स को समझने से पहले कुछ मूवमेंट्स देख लेते हैं। दो तरह के प्लांट्स में मूवमेंट होती है, एक होता है नेस्टिक मूवमेंट, एक होता है ट्रॉपिक मूवमेंट। नेस्टिक मूवमेंट मतलब ऐसे मूवमेंट जो कि ग्रोथ रिलेटेड नहीं है, क्योंकि एक सिंपल ऐसी मूवमेंट हो रहा है ना, जैसे हमने प्लांट को टच किया उसके पत्ते बंद हो गए, तो इसमें कोई ग्रोथ थोड़ी हुआ है, ये हमारा नॉर्मल है नेस्टिक मूवमेंट। लेकिन ट्रॉपिक मूवमेंट की बात करोगे तो ट्रॉपिक मूवमेंट का मतलब क्या होता है कि ग्रोथ रिलेटेड मूवमेंट। ऐसे मूवमेंट प्लांट्स में ऐसे मूवमेंट होंगे जो कि ग्रोथ से रिलेटेड होंगे, जिसमें कि ग्रोथ पॉसिबल होगी। तो ये दो मूवमेंट याद रखने हैं आपको,
ट्रॉपिक मूवमेंट के ही हमें सारे एग्जांपल, और यार ये थोड़ा याद रखना है कि जो इसको छुई मुई का पौधा बोलते हैं हिंदी में और इंग्लिश में बोलते हैं मिमोसा बुडी का प्लांट है ना, एंड ये एक सेंसिटिव प्लांट होता है, कोई दिक्कत, इस पे क्वेश्चन थोड़े हम देख लेंगे। ट्रॉपिक मूवमेंट को ध्यान से समझते हैं कि करके। ट्रॉपिक मूवमेंट बहुत तरह के ट्रॉपिक मूवमेंट होते हैं, ठीक है। ट्रॉपिक मूवमेंट मतलब कि ग्रोथ रिलेटेड मूवमेंट, ठीक है। एक एक करके देखते हैं कि ये हमारा पानी के टुवर्ड ग्रोथ, इसको हम बोलते हैं क्या, हाइड्रोट्रोपिज्म। ये है हमारा ग्रेविटी के टुवर्ड ग्रोथ, इसको बोलते हैं जियोट्रोपिज्म। ये है हमारा लाइट के टुवर्ड ग्रोथ, इसको बोलते हैं फोटोट्रोपिज्म। ये है हमारा टच के टुवर्ड ग्रोथ, इसे हम बोलते हैं हिग्मोट्रोपिज्म। ये है हमारा यार ये तो क्या हो गया, ये कौन सा ट्रोपिज्म है, ये कीमोट्रोपिज्म है, मतलब केमिकल के बेसिस पे, समझ रहे हो। आपका एंथर आएगा और वो जैसे एंथर पॉलन ग्रेन्स आएगा आपका कहाँ पे, स्टिग्मा पे, तो वहां पे जो केमिकल का कोऑर्डिनेशन होगा ना कि हाँ यार इस पॉलन ग्रेन्स को हमें अंदर लेना है कि नहीं लेना है, ये जो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन है ये आएगा आपका कीमोट्रोपिज्म के अंदर। ठीक है, यहाँ पे ग्रोथ होता है ना, आपके उसके बाद सीड वगैरह बनते हैं, फ्रूट्स बन जाते हैं, ठीक है। तो ये हमारा ट्रोपिज्म है। कौन कौन सा ट्रोपिज्म है यार, जल्दी अगर मैं लिख दूं क्या, इसीलिए मैंने सारी चीजें पहले से लिख के रख रखी है। हाइड्रो, यार एक तो स्पेलिंग मिस्टेक्स बहुत हो जाती है मेरे से। देखो हाइड्रोट्रोपिज्म ये है हमारा क्या, ये है जियोट्रोपिज्म। ये क्या है हमारा, लाइट की वजह से हो रहा है, फोटोट्रोपिज्म, ठीक है। ये है हमारा टच की वजह से हो रहा है, इसको हम बोलते हैं थिग्मोट्रोपिज्म। ये होता है केमिकल्स की वजह से, कि पॉलन ग्रेन से केमिकल टाइप का है, इसको बोलते हैं कीमोट्रोपिज्म, ठीक है। इस चीज को आप लिख देंगे, और जब मैं अपनी पीपीटी प्रोवाइड करूंगा तो ये मैं एक बार एडिट करके इसमें ऐड कर दूंगा सारी चीजें, ठीक है। अब देखो ये जो टॉपिक मूवमेंट है ना, ये पॉजिटिव नेगेटिव हमने नाम दे दिया है। जैसे मान लो कि ये प्लांट को हमने, प्लांट पॉट जो होता है उसको हमने गिरा दिया, लेकिन गिरा भी दोगे ना, लेकिन फिर भी आपका जो रूट होगा ना वो नीचे की तरफ भी ग्रो करेगा। तो अगर हम जियोट्रोपिज्म के हिसाब से बात करें तो ये पॉजिटिव जियोट्रोपिज्म है, और सूट का अपोजिट साइड में ग्रो करना ये हमारा नेगेटिव जियोट्रोपिज्म है। मतलब कि जब ट्रोपिज्म स्टिमुलस के टुवर्ड हो तो वो पॉजिटिव होगा, जो स्टिमुलस के अपवर्ड हो या अपोजिट डायरेक्शन में उसको हम बोलेंगे नेगेटिव। एग्जांपल में मान लो, एग्जांपल में क्या, मान लो ये आपका सनलाइट है, ठीक है। ये आपका पॉट है, प्लांट, यार कैसा बना दिया मैंने, यहाँ पे प्लांट है, प्लांट का क्या सूट क्या करता है, लाइट के टुवर्ड ग्रो करता है। तो ये जो ग्रोथ है ना, ये ग्रोथ है पॉजिटिव फोटोट्रोपिज्म, और जो रूट का नीचे की तरफ ग्रोथ है वो होता है नेगेटिव फोटोट्रोपिज्म। समझ रहे हो आप। इसके बाद है यार देखो, ये सारी चीजें जो हमने बताया अभी, जियोट्रोपिज्म, फोटोट्रोपिज्म, ट्रोपिज्म, ये सारा कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन कौन करता है, हमारा प्लांट हार्मोन, ठीक है। प्लांट हार्मोन में भी जैसे हमारी बॉडी में बहुत सारे हार्मोन्स होते हैं ना, बहुत सारे एंडोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं, ऐसे ही प्लांट्स में भी बहुत सारे हार्मोन्स होते हैं, और हर एक हार्मोन का अपना अपना फंक्शन होता है। एग्जांपल में कुछ हार्मोन्स होते हैं जो कि प्लांट्स में ग्रोथ करवाते हैं, इसको क्या बोलते हैं, ग्रोथ रेगुलेटर्स, जो कि ग्रोथ को करवाएंगे। एंड कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जो इसको ग्रोथ से लेना देना नहीं है, और ये ग्रोथ को इनहिबिट करते हैं, ग्रोथ को रोकने की कोशिश करते हैं, इसको हम बोलते हैं ग्रोथ इनहिबिटर्स। एक एक करके सारे हार्मोन्स को देखते हैं यार। पहला है हमारा ऑक्सिन, ठीक है। ऑक्सिन जो हार्मोन होता है ना, वो प्लांट्स में क्या करवाता है, प्लांट्स में ग्रोथ करवाता है। ग्रोथ मतलब समझ रहे हो ना, कि कोई भी नया पौधा हमने मिट्टी में लगाया और वो ग्रो करता है ना, उससे फूल निकलता है, स्टेम्स निकलते हैं, फिर वो बीज का ग्रो करता है। जितनी भी ग्रोथ है ना, रूट्स नीचे ग्रोथ कर रही है, सारा ग्रोथ जो है वो कौन सा हार्मोन करवाएगा, हमारा ऑक्सिन हार्मोन, ठीक है। ऑक्सिन हार्मोन ही हमारा क्या करवाता है, फोटोट्रोपिज्म भी करवाता है। क्या करवाता है, फोटोट्रोपिज्म। कैसे करवाता है देखो ध्यान से, जैसे जब हमारा सनलाइट बीच में रहता है ना, तो ऑक्सिन जो है ना हार्मोन, वो एकदम सेंटर में रहता है, तो ग्रोथ एकदम सेंटर, दोनों तरफ ग्रोथ सेम होती है, तो प्लांट एकदम सीधा खड़ा रहता है। जैसे ही हमारा सनलाइट थोड़ा सा इस साइड गया, राइट वर्ड गया, जितने भी ऑक्सीजन हार्मोन होंगे ना वो लेफ्ट वर्ड शिफ्ट हो जाएंगे। लेफ्ट वर्ड शिफ्ट होने की वजह से क्या होगा कि यहाँ पे ग्रोथ ज्यादा हो जाएगा। जैसे ही इस साइड ग्रोथ ज्यादा होगा तो ये क्या करेगा, अपने आप को बेंड कर लेगा। तो हम क्या देखते हैं कि लाइट के टुवर्ड बेंड हो जाता है प्लांट। इस चीज को देख लेना, ठीक है। इस क्वेश्चन आता है तो इस चीज को थोड़ा समझ लेना। देन है हमारा गिबरलिन हार्मोन। गिबरलिन हार्मोन का मेन काम होता है जो सीड की डोरमेंसी होता है ना, उसको ब्रेक करना, ठीक है। जब तक सीड को प्रॉपर एनवायरमेंट नहीं मिलेगा तब तक वो बंद रहता है, ठीक है। लेकिन जैसे ही उसको अच्छा एनवायरमेंट मिल जाता है तब वो क्या करता है, जर्मिनेट करना स्टार्ट कर देता है, मतलब कि वो नया प्लांट बनना स्टार्ट कर देता है। तो ये जो सीड है यहाँ पे, ये सीड कौन सी अवस्था में है, डोरमेंट। डोरमेंट मतलब क्या, कि अभी ये बंद है, अभी ये ग्रो नहीं हो रहा है। जैसे इसको अच्छा एनवायरमेंट मिला, सारी चीजें मिल गई, पानी वानी मिल गया, तो इसकी डोरमेंसी क्या होगी, डोरमेंसी ब्रेक हो गई और ये नए प्लांट्स में बन गया। तो डोरमेंसी ब्रेक करने का काम किसका होता है, गिबरलिन हार्मोन का, ठीक है। और साथ में ये जो जर्मिनेट करता है ना, नया पौधा जो बनाता है, इसमें भी सीड जर्मिनेशन में एंड डोरमेंसी को ब्रेक करने में गिबरलिन का बहुत बड़ा रोल होता है। और भी बहुत सारे काम होते हैं, लेकिन साइंस की एनसीईआरटी में इतना ही है, इतना ही पढ़ना है हमें। साइटोकिनिन हार्मोन है। साइटोकिनिन हार्मोन का मेन काम होता है यार सेल डिवीजन का। सेल डिवीजन मतलब कि प्लांट एक सेल का तो बना नहीं है, मिलियन ट्रिलियंस ऑफ सेल से मिलकर बना हुआ है। लेकिन एक टाइम पे तो सिंगल सेल था ना यार, समझ रहे हो। फिर वो सिंगल सेल डिवाइड होते मिलियंस ऑफ सेल बन गया। ये जो सेल डिवीजन हुआ साइटोकिन्स ने करवाया, समझ रहे हो मेरी बात। तो छोटा सा पेड़ जो इतना बड़ा पौधा बन जाता है, छोटा सा पौधा इतना बड़ा पेड़ जो बन जाता है, वो साइटोकिन्स हार्मोन्स की होता है, क्योंकि सेल डिवीजन ये करवा पा रहा है। और साथ में इसका एक और काम होता है, स्टोमेटा की ओपनिंग। स्टोमेटा की जो ओपनिंग होती है वो भी यही हार्मोन कंट्रोल करता है, कौन सा, साइटोकिन्स। लास्ट है हमारा, लास्ट नहीं है, एक है ये हमारा है एब्सिसिक एसिड हार्मोन। एब्सिसिक एसिड हार्मोन जो होता है वो होता है ग्रोथ इनहिबिटर, मतलब इसको ग्रोथ से कोई लेना देना नहीं है। ये कुछ कुछ काम करता है, जैसे क्या करेगा कि जो आपका खुला ना, वो क्या बोलते हैं, स्टोमेटल पोर, उसको बंद करने का काम करेगा, गार्ड सेल को बंद करने का काम करेगा। साथ में सीड की डोरमेंसी मेंटेन रखता है यही। अगर एब्सिसिक एसिड हार्मोन ना निकले
तो सीड क्या होगा, डोरमेंसी अपनी पहले ब्रेक कर देगा, ठीक है, मिट्टी में जाने से पहले ब्रेक कर देगा, तो वो खराब हो जाएगा। तो उसको उसकी डोरमेंसी को मेंटेन रखता है आपका एब्सिसिक एसिड। साथ में जो भी पत्ते गिरते हैं ना, पत्ते जब खराब हो जाते हैं तो वो जो गिरते हैं प्लांट्स का जो जब आपका इस तरह से फ्रूट बन जाते हैं तो वो गिरना, ये सारा काम आपका कौन करवाता है, एब्सिसिक एसिड। लास्ट है आपका इथाइलिन। इथाइलिन हार्मोन एक ऐसा हार्मोन है जो कि क्या करवाता है, फूड राइपनिंग प्रोसेस में बहुत बड़ा रोल है इसका, ठीक है, कि इस तरह का फूड रहता है, इस तरह का फ्रूट रहता है, फ्रूट धीरे धीरे क्या करता है, पकता है, ठीक है। ये जो ये प्रोसेस है ना, ये प्रोसेस कौन करवाता है, इथाइलिन हार्मोन, ठीक है। नेचुरल भी होता है लेकिन इसे हम आर्टिफिशियल भी करवाते हैं, क्या ना, एक फूड स्टोरेज बनाते हैं जहाँ पे एसी वेसी बहुत सारे रहते हैं, एंड वहाँ पे हम बहुत सारे केले वगैरह रख देते हैं एंड उसपे इथाइलिन गैस छिड़क देते हैं, तो कच्चे केले जो होते हैं ना वो दिखने में पीले पीले लगने लगते हैं कि हाँ ये पक चुके हैं, लेकिन खाने में फिर भी कच्चे लगते हैं, वो आर्टिफिशियल इथाइलिन गैस छिड़का जाता है उस पर, ठीक है। तो इसी के साथ ये चैप्टर हमारा होता है फिनिश। इस चैप्टर में जो भी टॉपिक्स बनते हैं सब हम कवर कर चुके हैं, एक एक पॉइंट हमने कवर किया है, कंप्लीट एनसीईआरटी, कंप्लीट बोर्ड एग्जाम का सिलेबस। अब बात आती है कि ये हमने पीपीटी पढ़ा दिया आपको, आपको याद कहाँ से करना है चीजें, जैसे टॉपिक मूवमेंट है उसकी डेफिनेशन कहाँ पे है, कहाँ से याद करना है सारी चीजें, वो याद करने के लिए मैंने अपने खुद के हैंड रिटन नोट्स बना रखे हैं जो कि वन ऑफ द बेस्ट नोट्स हैं, ठीक है। बोलने वाली बात नहीं है यार, क्वालिटी देखने के बाद पता चलेगा आपको पढ़ने के बाद। तो नोट्स आपको, ठीक है, नोट्स भी आपको इस सीरीज के साथ मिल रहा है। तो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का नोट्स अगर मैं देखूं एक बार तो यार होगा, देखो एक सेकंड, है ये रहा। देखो ये है मेरा हैंड रिटन नोट्स इस चैप्टर का, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। इसमें वो सारे पॉइंट्स ऐड हैं जो भी हमने इस वीडियो में डिस्कस किया। एग्जांपल में एंडोक्राइन सिस्टम क्या होता है, एक्सोक्राइन सिस्टम क्या होता है, कौन न्यूरॉन्स क्या होता है, न्यूरॉन्स का स्ट्रक्चर है, बहुत इंपॉर्टेंट है स्ट्रक्चर, सारी चीजें इस नोट्स में, सारी चीजें इंक्लूड है। ये सारी चीजें आपको कहाँ मिलेंगी, पीपीटी, पीडीएफ, वीडियोस, सारी चीजें कहाँ मिलेंगी, वो सारी बातें यार मैं ऑलरेडी एक वीडियो में कर चुका हूँ, ठीक है। काफी टाइम लगता है सारी चीजें ये रिपीट करने में, तो वो वीडियो मैं आपको दिखा देता हूँ। देखो ये वाली वीडियो है, ये वीडियो आपको चैनल पे मिल जाएगा। इस वीडियो में मैंने सारी चीजें एक्सप्लेन करी है कि इस सीरीज का सारा कंटेंट कहाँ पे कैसे मिलेगा। सिंपल इस वीडियो पे जाओ, क्लिक करो, थोड़ी सी देख लो, सारा पार्ट आपको मिल जाएगा। अगेन वीडियो देखने के बाद भी अगर कोई दिक्कत आती है तो सामने यार आपको व्हाट्सएप का नंबर है, ठीक है, व्हाट्सएप नंबर पे कॉन्टेक्ट करो, है ना। आपको मैं अच्छे से समझा दूंगा कहाँ पे क्या मिलना है, वो सारी चीजें। पर यार एक बार वीडियो देख लेना ताकि वहाँ पे चीजें समझ में आ जाए, ये है ना, क्यों डिस्टर्ब करोगे फालतू में। उसके बाद देखो ये हो गया ना आपका, देन ठीक है, तो ठीक है यार। तो इसी के साथ चैप्टर करते हैं, अच्छा इस वीडियो को करते हैं फिनिश, मिलते हैं इस सीरीज के नेक्स्ट वीडियो में। तो पढ़ाई करते रहें, ठीक है यार, लव यू एवरीवन।